हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में इकाई 1 और इकाई 2 कर लिया था। सॉरी, इकाई 1 में पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया था। आज हम इकाई 2 करेंगे। इसमें पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं। पार्ट 3 का नाम है विविध माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन। तो विविध माध्यम के लिए रचनात्मक लेखन से क्या मतलब है? तो इसको बताने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। विविध माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन, इसका क्या तात्पर्य होता है? इसका क्या मतलब होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लेखक अपने विचारों, भावनाओं और अनुभव को शब्दों में पिरोता है। यह लेखन की एक शैली होती है जिसमें लेखक अपनी कल्पना और रचनात्मक का उपयोग करके एक नए और अनोखे तरीके से विचारों को व्यक्त करता है। तो रचनात्मक लेखन के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि कथा लेखन, कविता लेखन, नाटक लेखन और भी बहुत लेखन। तो वो हम सीधे चैप्टर में देखेंगे। तो ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा ओवरव्यू चैप्टर का। तो विविध माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पार्ट 3 है विविध माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन। तो क्या लिखा है हमारे प्रस्तावना में, देख लेते हैं। मीडिया के दो भाग हैं। कितने हैं? दो। कौन कौन से? प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दोनों ही जन समाज की ताकत है। जनता को जागृत करने से लेकर सूचना पहुंचाने का दायित्व इन दोनों रूपों का है। सूचना, शिक्षा और ज्ञान तीनों ही मीडिया के कर्तव्य हैं। मीडिया के क्या है? कर्तव्य हैं कि सूचना पहुंचाना, ज्ञान देना, शिक्षा बताना। तो ये मीडिया का क्या है? कर्तव्य है। प्रस्तुति के हर रूप के पीछे लेखन की शक्ति ही निहित है। यहाँ लेखन अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि निरंतर चलने वाले चैनल के लिए लिखना भी निरंतर ही होता है। ऐसा में लेखन के लिए न केवल नियमों को जानना जरूरी है, बल्कि उसके लिए रचनात्मक होना भी उतना ही आवश्यक है। इस पाठ में रचनात्मकता और लेखन के नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक। तो क्या लिखा है, क्या कहा गया है कि मीडिया जो है, मीडिया के दो मुख्य रूप होते हैं। कौन कौन से? प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो ये दोनों हैं, वो जनता को जागरूक करने और सूचना पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो मीडिया का उद्देश्य क्या है कि वो सूचना दे, शिक्षा और ज्ञान प्रदान करना। ये मीडिया का उद्देश्य है, इसमें कहा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक लेखन, आगे क्या है? रचनात्मक लेखन। तो रचनात्मक लेखन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी प्रकार की तकनीकी अथवा प्रशासनिक लेखन से अलग रचनाकार के अंतर मन की अभिव्यक्ति से जन्म लेता है। रचनात्मक किसी भी विषय को अपने भीतर महसूस करता है और उसे यथाशक्ति व्यक्त करने का प्रयास करता है। भले ही ये कहानी हो या उपन्यास, रचनात्मकता की निश्चित, एक समान और तयशुदा शर्तों नहीं हो सकती। न ही रचनात्मक को किन्हीं नियमों में बांधा जा सकता है। मीडिया के लिए लिखते समय भी रचनात्मक होना आवश्यक है, पर इस रचनात्मकता के अपने नियम हैं और इन नियमों को जानकर ही मीडिया से संबंधित लेखन संभव है। रचनात्मकता ही लेखन की अनिवार्य शर्त है। नए विचारों को व्यक्त करने के लिए कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की क्षमता, पठन की योग्यता रचना रचनात्मकता के लिए जरूरी है। क्या कहा गया है कि जो रचनात्मक लेखन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लेखक अपने विचारों और भावनाओं, मैंने जैसे ऊपर बताया कि विचारों और भावनाओं को पिरोता है शब्दों में। और यह लेखन एक ऐसी शैली होती है जिसमें लेखक अपनी कल्पना और रचनात्मक का उपयोग करके नए नए अनोखे और तरीके से विचार को व्यक्त करता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। रचनात्मक की परिभाषा। रचनात्मक की क्या परिभाषा? अब पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? कोल और ब्रूस के अनुसार
कोल किसी का नाम है और ब्रूस भी नाम है। तो कोल और ब्रूस के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि सृजनात्मक मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया है। उन्होंने क्या ये कहा है, क्या कहा है? इसमें कहा गया है कि जो सृजनात्मक, मैं इसको बता रहा हूँ, इसमें कहा गया है कि जो सृजनात्मक मानव मस्तिष्क की जो क्षमता है वो नई चीज़ों को समझने में मदद करती है, नई चीज़ों को व्यक्त करने में मदद करती है, नई चीज़ों की सराहना करने में मदद करती है। यह सृजनात्मक को एक मौलिक उत्पाद के रूप में देखता है जो मानव मस्तिष्क की एक विशेष क्षमता है। तो कोल और ब्रूस ने यह कहा है कि नई चीज़ों को समझना, नई चीज़ों को व्यक्त करना और नई चीज़ों की सराहना करने में मदद करना, ये कोल और ब्रूस के अनुसार कहा गया है। आगे क्या लिखा है? इनके अनुसार क्या कहा गया है कि डी होन तथा हैविंग हर्स्ट, ऊपर कौन थे? कोल और ब्रूस, और नीचे कौन है? डी होन तथा हैविंग हर्स्ट। जब इनके अनुसार देखते हैं क्या कहा गया है कि सृजनात्मकता ये वह विशेषता है जो किसी नवीन व वंचित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त करे। यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है अथवा उस व्यक्ति के लिए नवीन हो सकती है जिसने उसे प्रस्तुत किया है। गिलफोर्ड के अनुसार, अब गिलफोर्ड के अनुसार भी है कि सृजनात्मक के अंतर्गत 5 मानसिक व्यापार निम्नलिखित हैं। तो पहले हम उन दोनों पढ़ लेते हैं। ठीक, तो देखिए ड्री होन तथा हैविंग हर्स्ट के अनुसार क्या कहा गया था कि सृजनात्मक वह क्षमता है जो नवीन और वांछित वस्तुओं का उत्पादन करने में मदद करती है। यह नवीनता समाज के लिए या व्यक्तिगत रूप से हो सकती है। उन्होंने ये कहा है किसके अनुसार? डी होन तथा हैविंग हर्स्ट, इनके अनुसार क्या कहा है? क्या कहा है बताइए। अब मैंने बताया तो फिर से बताते हैं कि क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जो सृजनात्मक है वह क्षमता है जो नवीन और वांछित वस्तुओं का उत्पादन करने में मदद करती है। पहला पॉइंट समझ आया। और ये कहा गया है कि यह नवीनता समाज के लिए व्यक्तिगत रूप से हो सकती है। अब नीचे क्या कहा है? नीचे अब दूसरा है, मतलब पहला तो ये था कोल और ब्रूस, दूसरा तीसरे ये हैं। अब चौथे क्या है? चौथे ने क्या कहा है? गिलफोर्ड के अनुसार उन्होंने कहा है कि सृजनात्मक के अंतर्गत 5 मानसिक व्यापार निम्नलिखित हैं। पहला है ग्रहणात्मक व्यापार, केंद्र भूमि केंद्र भूमि भीमुख केंद्र भीमुख सॉरी केंद्र भीमुख चित्त, स्मृति, मूल्यांकन, एक इवैल्यूएशन। तो ग्रहणात्मक व्यापार से क्या मतलब है? यह जानकारी प्राप्त करने और समझने की प्रक्रिया है। ग्रहणात्मक व्यापार, यह इससे जानकारी मिलती। ग्रहण मतलब क्या होता है कि किसी चीज को ग्रहण करना, किसी चीज को ग्रहण करना, है ना? जैसे आप इस चीज को ग्रहण कर रहे हैं तो ये ग्रहणात्मक हो गया। तो यहाँ है ग्रहणात्मक व्यापार, यह जानकारी प्राप्त करने और समझने की प्रक्रिया है। आगे क्या है? केंद्र भिमुख चिंतन, इससे क्या मतलब है? यह वह विशिष्ट समस्या है का समाधान खोजने की प्रक्रिया। क्या है? समाधान खोजने की प्रक्रिया है। केंद्र भिमुख चित्त, इसका क्या मतलब है? यह विभिन्न विचारों, मतलब अलग अलग जो विचारों हैं और समाधानों को जन्म देने की प्रक्रिया है। स्मृति, स्मृति का मतलब क्या होता है कि यह याद रखने और पुनः प्राप्त करने की क्षमता है। मूल्यांकन का क्या मतलब है? मूल्यांकन का मतलब होता है कि मूल्यांकन करना और निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। तो ये गिलफोर्ड के अनुसार कहा गया है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है रचनात्मक की ये परिभाषाएं संकेत करती है कि रचनात्मकता के लिए
नवीन विचार, नया उत्पन्न करने की क्षमता, नया दृष्टिकोण, किसी नए विचार को ग्रहण करने की योग्यता, उस विचार के आसपास सोच पाने की क्षमता, विचार के प्रति एकनिष्ठ साधना करने की कोशिश, किसी क्षण में विगत विषयों को याद करने उसे पुनः प्रयोग करने की क्षमता होना जरूरी है। रचनात्मक व्यक्ति ही लेखन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। जो रचनात्मक व्यक्ति के लेखन है वो क्या परिवर्तन ला सकता है क्रांतिकारी में। मीडिया के क्षेत्र में ये सारी योग्यताएं ही सुयोग्य लेखक को तैयार कर सकती हैं। तो यही बताया गया है। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया से क्या मतलब? प्रिंट मीडिया अर्थात मुद्रित माध्यम, कागज कलम से लेकर टाइप किए गए टेक्स्ट तक इसका विकास माना गया है। मतलब पेन से लिखा गया, कागज में लिखा गया, पेन से ही लिखेंगे ना कागज में। तो कागज कलम से लेकर कंप्यूटर में टाइप किए गए टेक्स्ट, इसका विकास माना गया है। मुद्रित माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, सामान्य पत्र लेखन और औपचारिक लेखन को शामिल किया जाता है, जिनके माध्यम से जानकारी को लिखित रूप में प्रत्येक स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। अखबारों ने जन समाज को जगाने के लिए सदा अलख जगाई और जन जागृति के मिशन को स्थापित किया। मुद्रित माध्यम ही वर्षों एकमात्र माध्यम बना रहा और समाज अभिव्यक्ति के लिए इसी माध्यम को अपनाता रहा। समाचार पत्र सूचना का पत्र लेखन, आत्मिक अभिव्यक्ति का तार लेखन किसी गंभीर सूचना का पर्याय बन गया। इसी प्रिंट माध्यम के अंतर्गत यात्रा लेखन, साक्षात्कार, विज्ञापन, राजनीतिक लेखन, संपादकीय लेखन और रिपोर्ट प्रस्तुति आदि मुद्रित माध्यम के अंतर्गत माने जाते हैं। पुस्तक मुद्रित माध्यम का सबसे सशक्त रूप है। पुस्तक क्या है? मुद्रित माध्यम का सबसे सशक्त रूप है। सशक्त का क्या मतलब? सशक्त मतलब होता है शक्तिशाली, मजबूत, प्रभावशाली, सक्षम। यह शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति की शक्ति और प्रभावशीलता को दर्शाता है। सशक्त। पुस्तक ज्ञान को अन्यतम स्रोत तब तक मानी जाती रही है जब तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं आए हैं। पुस्तक जब तक चलती रही जब तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं आई है, उसका ज्ञान जब तक चलता रहा। अब तो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से पुस्तकें इंटरनेट पर भी आ गई हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आने पर भी पुस्तक को इंटरनेट पर अपलोड करके पढ़ने की आदत विकसित की जाने लगी। यात्रा वृत्तांत और साक्षात्कार लेखन भी इसी का एक रूप है। प्रिंट माध्यम के लिए लेखन के नियम क्या है? क्या नियम होते हैं प्रिंट माध्यम के लिए लेखन के नियम? तो पढ़ते हैं। प्रिंट माध्यम के लेखन और पठन के लिए साक्षरता अनिवार्य तत्व है। साक्षरता होना चाहिए, साक्षर जरूरी है, पढ़े लिखा होना जरूरी है। साक्षर व्यक्ति ही इसे पढ़ और लिख सकता है। प्रिंट माध्यम में पुस्तक के लिए गहन गंभीर भाषा की जगह अन्य रूपों के लिए लोकप्रिय भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रिंट माध्यम जन उपयोगी और जन सुलभ माध्यम है। बिना किसी तकनीकी सहायता के इसे कभी भी पढ़ा जा सकता है ना। और इसीलिए जन साधारण को ध्यान में रखते हुए भाषा के सहज रूप का प्रयोग जरूरी है। प्रिंट माध्यम वह उपयोगी है जो माध्यम क्या है? सुलभ, जन सुलभ का, और बिना किसी तकनीक सहायता के इसे कभी भी पढ़ा जा सकता है। प्रिंट अब कंप्यूटर में अपलोड है तो आप कभी भी इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसीलिए जन साधारण को ध्यान में रखते हुए भाषा के सहज का रूप उपयोग जरूरी है। प्रिंट माध्यम दूर दराज तक के गांवों तक पहुंचता है, इसीलिए जन जागृति के लिए लेखन में संदेश देने का प्रयास भी होना चाहिए। प्रिंट माध्यमों के लिए आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में रोचक प्रसंगों और रोचक प्रस्तुति का होना जरूरी है, जिससे पाठक को पाठ से जोड़कर रखा जा सके।
अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है तो जो दूर दराज तक के जो गांव तक वो संदेश इसके एक किताबों के जरिए पहुंचता था, एक कागज के जरिए पहुंचता था, अब वो एक बड़ी चुनौती हो गई है जिससे पाठक के पाठ से जोड़कर रखा जा सके। साक्षात्कार लेखन। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार का क्या मतलब है साक्षात्कार का? यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो किसी विषय पर किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ प्रश्नोत्तर के माध्यम से गहन जानकारी प्राप्त करना ही साक्षात्कार है। यदि मैं आपको इसको आसान शब्दों में या सरल शब्दों में बताऊं तो साक्षात्कार एक प्रकार का संवाद है जिसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच प्रश्न और उत्तर के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान होता है। तो यही मतलब है। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए इंटरव्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा इंटरव्यू का मतलब, जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपसे इंटरव्यू लिया जाता है, तो वही चीज अंग्रेजी में तो यही कहा जाता है ना, इंटरव्यू, और हिंदी में साक्षात्कार। तो विषय आधारित एवं व्यक्ति आधारित साक्षात्कार को दो रूपों में बांटा जा सकता है। किसमें? विषय आधारित एवं व्यक्ति आधारित, दो में बांटा गया है। किसको? साक्षात्कार को। डॉक्टर हरि मोहन साक्षात्कार के तीन तत्व मानते हैं। कौन कौन से? संवाद, पात्र के बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व और दृष्टिकोण। संवाद। संवाद एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से दो लोग आपस में जुड़ते हैं और बात करते हैं। एकालाप कभी भी साक्षात्कार के रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकता। क्या अकेले में संवाद कर सकते हैं? वो तो खुद से ही बात करना अलग बात है, लेकिन एक ऐसा जरिया जो जिसमें दो या दो लोग आपस में जुड़े हो उसे कहते हैं संवाद। एकालाप कभी भी साक्षात्कार के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए साक्षात्कार लेने वाला और देने वाला दोनों का होना जरूरी है। इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई दोनों का होना जरूरी है। ऐसे में संवाद ही दोनों के बीच प्रमुख भूमिका निभाता है। इसी के द्वारा विषय को साझा, समझा और खोला जा सकता है। समझा और खोला जा सकता है। संवाद किसी विचार को स्थापित करने, विकसित करने, व्यक्ति के चरित्र को समझने अथवा विश्वसनीयता निर्मित करने का काम करता है। आरंभिक संवादों के माध्यम से ही प्रश्नकर्ता उत्तर देने वाले व्यक्ति के मन में वह विश्वास निर्मित करता है जिसके आधार पर साक्षरता विकसित होता है। जेसन कॉमर्स ने संवाद की परिभाषा इस प्रकार दी है। किस प्रकार दी है? देखिए क्या लिखा है। क्या लिखा है? डायलॉग इज अ कम्युनिकेटिव प्रोसेस in which people with different perspectives seek understanding. To be in dialogue means that participants are not engaging each other in light of their different views, but they are also striving to achieve a degree of mutual understanding. क्या बोला है कॉम्बस ने? जैसन कॉम्बस ने क्या बोला है? संवाद की परिभाषा क्या दी है? बोला है कि संवाद एक संचार प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न दृष्टिकोण वाले लोग समझ की तलाश में होते हैं। संवाद में रहने का अर्थ है कि भागीदार न केवल अपने विभिन्न दृष्टिकोण के प्रकाश में एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, बल्कि वे आपसी समझ की एक डिग्री प्राप्त करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये बोला है उन्होंने इस परिभाषा में। इस परिभाषा से भी स्पष्ट है कि साक्षरता के दौरान जो है वे विविध विषयों पर सहमति और असहमति के लिए संवाद भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए यदि लें कि मेरे साक्षात्कार सीरीज में निर्मल वर्मा के साक्षात्कार का एक उदाहरण है। ठीक, मान लो एक आप हो, एक आपका दोस्त है। ठीक है, दोनों के बीच में संवाद हो रहा है। आपने बोला कि आप क्या जर्नल्स लिखते रहे हैं? आपने बोला
कि आप क्या जर्नल्स लिखते रहे हैं? तो आपके दोस्त ने क्या उत्तर दिया? हाँ, मैं कभी-कभी डायरी लिखता रहा हूँ, बहुत अनियमित रूप से। तो आपने बोला, आपने आलोचनात्मक साहित्य बहुत कम लिखा है। इसकी कोई खास वजह या संपादकों ने आपको इस तरह के काम नहीं सौंपे? तो उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आपका दोस्त उत्तर दे रहा है। तो क्या उत्तर दिया? मान लो, मानना है इसमें, ठीक है? तो संपादकों की राय पर तो मैंने कभी नहीं लिखा। जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ, साहित्य के बारे में मेरे जो सामान्य आग्रह और मान्यताएं रही हैं, उन्हें मैंने अमुक लेखक या पुस्तक का विषय ना बनाकर अपने निबंधों में व्यक्त करने की कोशिश की है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। एक आगे क्या लिखा है? संवादों की साक्षात्कार में सबसे बड़ी भूमिका यह होती है, क्या सबसे बड़ी भूमिका होती है? जो पात्र होते हैं, पात्र के मन और भाव और विषयों के प्रति उनकी दृष्टि व्यक्त होने में सहायता मिलती है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश मिश्र लिखते हैं, यथावश्यक साक्षात्कारता अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे और प्रभावशाली बना सकता है। यही नहीं, संवादों के माध्यम से व्यक्ति को प्रेरणा भी दी जा सकती है। किसी को प्रेरणा दी जा सकती है संवाद के माध्यम से। संवाद बहुत ही जरूरी है। मीडिया लेखन सिद्धांत और व्यवहार। आजकल तरह तरह के साक्षात्कार नमूने उपलब्ध, समाचार पत्र से लेकर पत्रिकाओं, टीवी, इंटरनेट पर साक्षात्कार उपलब्ध है। दृश्य हो या शब्द, दोनों में ही चित्र निर्मित करने की क्षमता होना अनिवार्य है। शब्दों द्वारा भी जो पाठक के मन में चित्र निर्मित कर सके, वही सफल साक्षात्कार है। डॉक्टर मधु धवन ने साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित माने हैं। यहाँ पे सभी ने अपने अपने अलग अलग बताई हैं संवाद के बारे में। तो अब डॉक्टर मधु धवन ने साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य क्या बताए हैं? कि ऐसी सूचनाएं तथा जानकारी प्राप्त करना जो उसके व्यक्तित्व का चित्रण करते हो। व्यक्ति के आंतरिक जीवन, उसके तनाव, इरादे और विचार को जाना जाता है। व्यक्तियों के विषय में आप बीती घटनाओं के संबंध में सूचना प्राप्त करना, उनकी पिछली जो भी उनकी बीती हुई चीज है, उनके संबंध में सूचना प्राप्त करना कि उनको क्या थी, क्या कष्ट था, क्या चीज थी, क्या नहीं था, उसके बारे में पता करना, सूचना प्राप्त करना। सामाजिक घटना में यह ज्ञात करना कि किसी परिस्थिति में व्यक्ति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार क्यों करता है। कुछ लोग विशेषज्ञ होते हैं या उन्हें किसी घटना के बारे में विशेष जानकारी होती है। इन बिंदुओं की सहायता से साक्षात्कार के उद्देश्य से व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त करना, विषय के प्रति जनसामान्य की प्रतिक्रिया को समझना, व्यक्तियों के मनोभाव और व्यवहार का अध्ययन करना, उनके बारे में जानना, उनके भाव को समझना, उनके उनके व्यक्तित्व को समझना और तथा विशेषज्ञ द्वारा विषय के विस्तृत विवेचन माना जा सकता है। आगे क्या है? पात्र बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व। पात्र बाहरी और आंतरिक व्यवहारी। क्या लिखा है? साक्षात्कार के माध्यम से पाठक, दर्शक, श्रोता केवल किसी के बाहरी रूप, रंग या नायकत्व से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसके आंतरिक द्वंद्व, उसके चरित्र निर्माण की प्रक्रिया और उसकी यात्रा के दौरान उसके मानसिक संघर्ष को समझना चाहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। एक एक व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है के बारे में जानना, उसके बारे में समझना। यह आंतरिक यात्रा पाठक की भी मानसिक विकास यात्रा का हिस्सा बनती है। यह एक तरह से मानोवैज्ञानिक यात्रा भी है कि दूसरों के मन को पढ़ना क्या होता है? मानोवैज्ञानिक। यही कारण है कि अत्यंत सफल व्यक्तियों के जीवन संघर्ष को जानकर सामान्य व्यक्तियों के मन में भी यही उम्मीद बनती है कि वह एक दिन अवश्य सफल होगा। हर व्यक्ति के मन में यही उम्मीद रहती है कि वह हर एक दिन सफल होती है, और आपके भी मन में यही होता है कि आप पढ़ लिख के एक बड़े कलेक्टर बनेंगे, है ना? आपके मन में भी यही उम्मीद रहती है कि हमें एक सफल व्यक्ति बनना है,
सफल व्यक्ति बनना है, अपने आप को सफल रूप में देखना है, तो वह मन ही मन मूर्त रूप से स्वयं को उस पाठ के समक्ष महसूस करता है। इस आंतरिक संघर्ष को यदि सफल व्यक्ति एक सहज व्यक्ति के साथ प्रस्तुत कर पाए तो उसका बाहरी व्यक्तित्व भी पाठक को उतना ही प्रभावित करता है। रतन टाटा जी इसका भूतपूर्व उदाहरण है। प्रिंट माध्यम में साक्षात्कारता का यह दायित्व बनता है कि वह ऐसे प्रश्न पूछे कि उनका बाहरी व्यक्तित्व भी उभर कर आ सके। उदाहरण के लिए नव भारत में छपे पंकज त्रिपाठी के इस इंटरव्यू को देखें। नव भारत में एक छपा है, चलो देखते हैं। पंकज त्रिपाठी का इंटरव्यू है। कामयाबी की ये आदत है कि वे इंसान को बदल देती है। कामयाबी की यह आदत है कि वो इंसान को बदल देती है। आप इससे अछूते कैसे रह पाए हैं? आपको जब से देख रहे हैं आप जरा बदलते नहीं हैं। सही है, सही कहा है कि हमारी गाड़ी बदल गई, घर बदल गया, पर हम नहीं बदले और हम नहीं बदलेंगे। इसके लिए आध्यात्मिक जागरूकता जरूरी है। मैं जीवन को सिर्फ सफलता या असफलता से नहीं मापता हूँ, ये समझने के लिए थोड़ा अध्यात्म की ओर झुकाव जरूरी है कि गुरु, ये दुनिया रंगमंच है, यहाँ मिथ्या खेल चल रहा है। तो सफलता मैं उड़ू भी नहीं और असफलता में परेशानी भी न हो। मैं उस समय भी उतना ही प्रसन्न और प्रवचन देने वाला आदमी था जब सफल नहीं था। यहाँ मेरे अध्यात्म और मेरी पढ़ाई वजह से मैं रोज 2, 4, 10 पन्ने ऐसी चीजें पढ़ता हूँ जो जीवन के लिए आवश्यक है। तो क्या कहा गया है इसमें? इसमें कहा गया है कि जो कामयाबी है वो आम तौर पर लोगों को बदल देती है, लेकिन तुम पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। तुम अभी भी वही हो जैसे पहले थे। ठीक, मतलब कामयाबी होने के बाद भी तुम वैसे ही हो जैसे कामयाबी होने से, कामयाबी जब नहीं हुई थी जब भी वैसे थे और कामयाबी होने के बाद भी वैसे हो। तो यही कहा गया है। इसमें एक व्यक्ति का है पंकज त्रिपाठी, वो इस इंटरव्यू में दिखाया गया है कि वो जो व्यक्ति था वो कामयाब होने से पहले भी वैसे ही था और कामयाब होने के बाद भी वैसे ही है। गाड़ी बदल गए, घर बदल गए, लेकिन वो नहीं बदला। ठीक, यही कहा गया है। आपके लिए सफलता का क्या पैमाना है? ये बताइए मुझे अलग से कि आपके लिए सफलता क्या पैमाना है, कमेंट में बताइए। और इसमें क्या लिखा है वो भी मैं बता देता हूँ कि उसका कोई पैमाना ही नहीं है। उसका कोई पैमाना ही नहीं है। मेरे हिसाब से 8 घंटे अच्छी नींद को सफलता माना जाना चाहिए कि आप शांति और सुकून से 8 घंटा सो लें। ये सबसे बड़ी सफलता है। वह ये सबसे बड़ी सफलता है। मैं प्रयास करता हूँ 8 घंटा सो पाऊँ, इसीलिए घड़ी बांध कर सोता हूँ। इस साक्षात्कार को पढ़कर आपके सामने अभिनेता की एक पूरी चारित्रिक तस्वीर बन जाती है जिससे साधारण व्यक्ति भी प्रेरणा ले सकता है। नेक्स्ट है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण साक्षात्कार में प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों ही दृष्टिकोण उभर कर आना जरूरी है। जीवन, समाज, आजीविका, व्यवहार, दर्शन के प्रति दृष्टि को ही जानने के लिए साक्षात्कार के लिए लिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक सामाजिक मतलब क्यों लिया जाता है? क्योंकि उसके बारे में जान सके। प्रत्येक व्यक्ति को एक सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक, धार्मिक दृष्टिकोण होता है जो उसके साक्षात्कार में झलकता है। लोग उसके दृष्टिकोण को जानने, समझने के लिए, उसके विचारों में सहमत, असहमत होने के लिए उसके साक्षात्कार को पढ़ते हैं। वास्तव में किसी से असहमत होने के लिए भी उसके विचारों से परिचित होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए उपयुक्त साक्षात्कार का को ही आगे देखें तो आपके पर्दे पर बहुत से किरदारों का योगदान तो यादगार बनाया है, लेकिन अटल जी जैसे लेजेंड को जीना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। इस किरदार के लिए आपका प्रोसेस क्या रहा है? ये प्रोसेस बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है क्योंकि यह रियल व्यक्तित्व है। उनके वीडियो क्लिपिंग्स सब मौजूद हैं। तो मैं कितना नकल करूं, कितनी मिमिक्री करूं?
उनके व्यक्तित्व पर ध्यान दूं या बाहरी आवरण पर, क्योंकि एक फ्लेवर रखना ही पड़ेगा, एक फ्लेवर ही रखना पड़ेगा कि वह ऐसा बोलते थे। ये सब सवाल थे मन में, पर मैंने उसके व्यक्तित्व पर फोकस किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना भी प्रोस्थेटिक मेकअप कर लूं, कितने भी विग लगा लूं, मैं हूबहू अटल जी नहीं हो सकता। फिर शरीर मूर्त है, और जो मूर्त है वो चला जाएगा। आकार सदा नहीं रहेगा, पर विचार रहेंगे। इसीलिए जो अडिग है, मैंने उस पर फोकस किया कि मैं उनकी चेतना को पकड़ूं, उनके विचार दिखाऊं। तो अब समझ रहे होंगे, आई होप। एक्टर बनने से पहले आप छात्र राजनीति से जुड़े रहे, फिल्म करते वक्त उस दौर की यादें ताजा हुई। हाँ, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप आंसर देते जा रहे हैं। मान लीजिए, ठीक, कि हाँ, मैं तब विद्यार्थी परिषद में था। बिहार में वैसे भी राजनीति को लेकर आम चेतना ज्यादा होती है, मुझ में भी है। उन दिनों मतभेद होते थे, मतभेद नहीं होते थे। अब मुझे पार्टियां, नेताओं, कार्यकर्ताओं, यहाँ तक कि अगर एक परिवार में दो अलग नेता के समर्थक हैं तो आपस में मतभेद हो जाता है। यहाँ समय का परिवर्तन है। यहाँ आप उत्तरदाता के राजनीतिक, सामाजिक और दार्शनिक विचारों को एक साथ देख सकते हैं। शरीर नहीं रहेगा, पर विचार सदा रहेगा। अथवा विद्यार्थी परिषद, अथवा आज के समाज में ब्लॉकबस्टर की बदलती अवधारणा, तीनों बातें कलाकार के दृष्टिकोण को ही नहीं दर्शाती। साक्षात्कार लेखन की शैली। साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच का संवाद है। प्रश्न उत्तर की उस परिधि को अंततः जब कागज पर उतारा जाता है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। प्रश्न उत्तर शैली, और क्या हो सकता है दूसरा? और दूसरा बताइए क्या हो सकता है? प्रश्न उत्तर शैली, पहले यही पढ़ लेते हैं क्या शैली हो सकते हैं। और उत्तर शैली भी हो सकता है। नहीं, एक प्रश्न पूछेगा तो दूसरा उत्तर ही तो देगा। प्राय जिस रूप में इंटरव्यू लिए जाते हैं, इस रूप में केवल आरंभिक परिचय देकर सामान्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी तरफ फीचर के रूप में भी साक्षात्कार प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें व्यक्ति के विचारों को प्रश्नों से ज्यादा वरीयता दी जाती है। बीच बीच में सवाल और आसपास व्यक्ति का चित्रण किया जाता है। उदाहरण के लिए, पंकज त्रिपाठी ने कहा कि वे चुपके से किसी दिन राम लला के दर्शन कर आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी फिल्म मेकर ने उन्हें प्रभु श्री राम का रोल ऑफर किया तो वे खुशी खुशी मान जाएंगे। पंकज त्रिपाठी ने कहा कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, फिर भी उन्हें श्री राम का किरदार निभाने में कोई आपत्ति नहीं है। पंकज त्रिपाठी उन दिनों अपनी फिल्म में अटल हूँ से चर्चा में थे। फिल्म 19 जनवरी 2024 को रिलीज हुई। पंकज त्रिपाठी ने फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाया। मुझे बताइए, थोड़ी मत बताइए, क्योंकि उसमें उत्तर लिखा है तो क्या बताएंगे। पंकज त्रिपाठी ने अपनी फिल्म राम मंदिर उद्घाटन समारोह, इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकॉन पद से इस्तीफा और अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई चीजों पर दैनिक भास्कर से बातचीत की है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मेरे प्रिय हैं, मैं उनका ही रोल करना चाहूंगा। क्या आप रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित रहेंगे? जवाब क्या है? पंकज त्रिपाठी ने क्या कहा कि मैं पूर्वांचल का ही रहने वाला हूँ, किसी दिन चुपके से जाकर दर्शन कराऊंगा। मैं तीर्थ स्थानों का दर्शन दुनिया की नजरों से दूर जाकर कर लेता हूँ, वहाँ सब परिवार चिंतन मनन करता हूँ। पंकज त्रिपाठी से पूछा गया कि अगर उन्हें रामायण के किसी एक कैरेक्टर का रोल निभाना हो तो वह कौन होगा। उन्होंने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मेरे प्रिय हैं, मैं उनका ही रोल करना चाहूंगा। हालांकि मैं अब उस एज ग्रुप का नहीं हूँ, मेरी उम्र 48 साल हो चुकी है। हम लोग यंग श्री राम की ही कल्पना करते हैं। उसके बावजूद अगर किसी फिल्म मेकर ने मुझ पर विश्वास जताया तो मैं हमेशा तैयार हूँ। समझे? प्रश्नावली निर्मिता करना। प्रश्नावली
प्रश्नावली निर्मित करना। किसी भी साक्षात्कार के लिए प्रश्नों की सूची बनाना जरूरी है। विषय से जुड़ी प्रश्नावली ही एक अच्छे साक्षात्कार को रूपाकार दे सकती है। हालांकि ये भी सत्य है कि कितने ही सवाल बना लिए जाएं, बहुत से प्रश्न साक्षात्कार में स्वनिर्मित होते हैं, परंतु फिर भी एक सामान्य प्रश्नावली निर्मित करना अनिवार्य है जिससे विषय को समग्रता में समेटा जा सके। उदाहरण के लिए राजनीति विज्ञान से जुड़े प्रश्नों की एक सूची देखी जा सकती है। वर्तमान और अतीत के राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करने में आपके पास कितने अनुभव है? ये सब क्वेश्चन है, इसके आंसर दीजिए। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं अब। यात्रा अनुभव लेखन। यात्रा लेखन से पूर्व यह जानना जरूरी है कि यात्रा लेखन होने के लिए क्या योग्यताएं होना जरूरी है। सबसे पहले तो यात्रा लेखन बनने के लिए अपने आस-पास की वस्तुओं को अलग तरह से देखने की योग्यता होनी जरूरी है। पता होना चाहिए अपने अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में, अपने अलग-अलग जगहों के बारे में, जिसे सूक्ष्म पर्यवेक्षण क्षमता कहा जाता है। वस्तुओं को, व्यक्तियों को किसी छोटी सी भी यात्रा से मिलने वाले अनुभव को अपने भीतर उतारने, समझने और उन्हें प्रस्तुत करने की क्षमता यात्रा लेखन के भीतर होना जरूरी है। सामान्य घटना की विशिष्ट प्रस्तुति भी एक महत्वपूर्ण योग्यता है। यात्रा लेखन अपने देखे और सुने अनुभव को इस तरह प्रस्तुत करता है कि उन्हें पढ़ने वाले को वहां जाने का मानो संकल्पना अनुभव मिल सके। यात्रा तो हम सब करते हैं, पर कुछ लोगों के पास यह अनुभव व्यक्त करने की क्षमता होती है। यात्रा लेखन वही हो सकता है जो इस अनुभव को व्यक्त कर सके। इस तरह से यात्रा लेखन सामान्य ज्ञान भी बेहतर होना चाहिए। यात्रा लोग तो जाते हैं, लेकिन वो मजे करके आते हैं। वहाँ की चीजों के बारे में भी जानना आवश्यक चीज है। तो यही बोला गया है। किसी स्थान पर मिलने वाले लोग, जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, प्राकृतिक विशेषता, लोक समाज के रीति रिवाज को समझने के लिए उसका सामान्य ज्ञान अच्छा होना जरूरी है। वरना लोग देख कर भी अनदेखा रह जाने की संभावना रह सकती है। राहुल संकृत्यान ने अपने घुमक्कड़ शास्त्र में ऐसे ऐसे स्थानों और लोक परंपराओं के उदाहरण दिए हैं कि उसे पढ़कर ही कितने पाठकों का सामान्य ज्ञान वर्धित हो सकता है। उदाहरण के लिए मारबुर्ग 40-50 हजार का एक छोटा सा शहर है। शहर का पुराना सामंतशाही महल और कितने ही घर तथा गिरजे पहाड़ के ढलाव पर बसे हुए हैं। पहाड़ और उसके नीचे सर्वत्र वृक्षों और वनस्पतियों की अधिकता है। इसे जाड़े में देवदार को छोड़कर बाकी सभी वृक्ष पत्तों से शून्य हैं। नगर के स्वच्छता और सफाई के बारे में तो क्या कहना। शहर की ओर बढ़ते ही यह बात मालूम हुई कि यहाँ अनेक स्त्रियां लंबे लंबे सुनहले केश रखती हैं। आजकल इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के अधिकांश स्थानों में स्त्रियों ने बालों को काट डाला है। किसी किसी स्त्री के सारे बाल देखने में आश्चर्यजनक मालूम होते हैं। पता लगाने से मालूम है मारबुर्ग के आसपास देहातों में अभी सनातनी स्त्रियां मिलती हैं। यहाँ अपने केशों को चांद पर जूड़े की शक्ल में वैसे ही बांधती हैं जैसे चंपारण की देहाती पुरानी चाल की स्त्रियां। जहाँ मैं इन्हें अचंभे से देख रहा था, यहाँ भी जहाँ ता 2500 संख्या में खड़ी मेरे पीले वस्त्रों को देख रही थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं कि हमें यहाँ से पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ठीक, तो चलिए, बाय बाय।